मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। इसी सुविचार के साथ मैं रामचंद्र, आप सभी लोगों का स्वागत है कॉस्मो अकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। आरंभ बैच एसएससी एमटीएस 2025 के लिए अपन ने शुरुआत कर रखा है। 4 क्लासें प्रैक्टिस कर लिए, आज है इसकी 5वीं क्लास। देखते हैं किस प्रकार का लेवल है, कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। सारे जो ले रखे हैं एसएससी एमटीएस 2024 में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। वही टॉप 20 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे जो अपन ने पिछली 4 क्लासों में प्रैक्टिस कर चुके हैं। बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। आज की क्लास से बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप कॉस्मो अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे और जो अपनी क्लास आती है उसको शेयर करोगे। शेयर कैसे करोगे? अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कमेंट में बताओगे कि जो पैटर्न है कि जो हमारे का पढ़ाने का तरीका है वो आपको किस प्रकार से लगता है। क्या यही कुछ आने वाला है, क्या और कुछ इसमें मॉडिफाई हो सकता है? वो सारे क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करेंगे और अपना सॉल्यूशन अच्छे से अच्छे आपके साथ डिलीवर करने की मैं कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। पहले क्वेश्चन आपके साथ ये रहा, ये देखो पहला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रैक्टिस सेट 5, प्रैक्टिस सेट 5। पहला क्वेश्चन, एक दुकानदार के पास कितने हैं 5000 किलो बासमती चावल है। वह इस बासमती चावल को का कुछ हिस्सा 20% लाभ पर, शेष चावल 35% लाभ पर बेचता है। उसे इस सौदे में टोटल जो भी कुल लाभ है 29% का लाभ होता है। 20% लाभ और 35% लाभ पर बेची गई चावल की मात्रा क्या है? ठीक है। अब देखो इसको करते हैं एलिगेशन से। कैसे करेंगे इधर देखना। पहले प्रकार के चावल है जो कुछ हिस्सा चावल का उस पर होता है अपने को भाई साहब 20% का लाभ, ठीक है। दूसरे प्रकार का चावल है उस पर 35% का लाभ होता है और टोटल लाभ कितना हो रहा है वो है 29%। एलिगेशन लगाएंगे ना तो अपने पास प्रारंभिक मात्रा आ जाएगी कि 20% पर लाभ होने वाला और 35% लाभ होने वाला चावल की प्रारंभिक मात्रा क्या है उसका अनुपात आ जाएगा। करो, इसमें से ये गया, बड़े में से कम घटा दो, 29 में से 20 गया तो कितना आ गया 9, ठीक है। और यहाँ 35 में से 29 गया तो 6, तो रेशियो आ गया कितना 6:9। 3 से कट रहा है 2:3। 3 चाहिए 2 बार, 3 चाहिए 3 बार। अपने पास अनुपात आ गया, रेशियो आ गया। पहले प्रकार का चावल कुछ हिस्सा चावल का जो 20% पर बेच रहे थे उसका रेशियो है 2 और 35% पर बेचने वाले का रेशियो कितना है 3, तो दोनों का अनुपात आ गया कितना 2:3। अनुपात आ चुका है और अपने पास टोटल चावल कितने हैं 5000 किलो। पूछ क्या रहा है? बेची गई चावल की मात्रा पूछ रहा है कि मात्रा क्या है जो अपन ने बेच दी। तो पहले पर का जो 20% लाभ और 35% लाभ पर अनुपात अपना कितना है 2:3। 5 यूनिट कितना हो गया 5000 के बराबर, क्योंकि 2:3 है। टोटल मिला के 5 और 5 की वैल्यू क्या दे रखी है 5000, तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। 20% लाभ पर कितने 2 यूनिट, तो 20% लाभ पर कितने 5, 2 से गुणा कर दो इसको तो 2000 और 35% लाभ पर कितने बेचे हैं 3 यूनिट। 1 यूनिट की 1000 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 3000। यही पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 3। ये एलिगेशन है, एलिगेशन मिक्सर एंड एलिगेशन में अपन पढ़ते हैं इस प्रकार की क्वेश्चन, ठीक है। बड़े आगे की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा। एक विक्रेता किसी वस्तु को 19 रुपए में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस दे रखा है वो कितना दे रखा है 19 रुपए, और बोल रहा है कि 19 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब है 20% का मतलब 1/5। 5 कॉस्ट प्राइस है, इस पर 1 का लाभ प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 6, ठीक है। इसी की वैल्यू मतलब 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 19। यहां से अपन कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहां से क्रम मूल्य निकालेंगे। 19 किसकी वैल्यू है 6 की वैल्यू। अपने को चाहिए क्या कॉस्ट प्राइस क्रम मूल्य 5 की वैल्यू। ये अपने पास क्रम मूल्य आ गया। अब बोल रहा है उसे अपना विक्रम मूल्य कितना बढ़ाना चाहिए ताकि उसे 40% का लाभ हो। क्रम मूल्य अपने पास बेसिक क्रम मूल्य जो अपन ने खरीद कर लाए थे कितना आ गया 19 गुणा 5/6, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इसको कितना बढ़ाएं। विक्रम मूल्य 19 रुपए था, इस पर 40% का लाभ करना है अपने को,
तो 19 गुणा 5/6, 40% का लाभ करेंगे तो 40% को क्या लिखेंगे भाई साहब, 2/5, मतलब 5 पर 2 का लाभ मतलब 7/5। तो ये बाद का विक्रम मूल्य 40% लाभ के बाद का विक्रम मूल्य ये आ गया 19 गुणा 5/6 गुणा 7/5। करो कैलकुलेट कर लो, 5 से 5 गया, 19 गुणा 7 कितना होता है 133, और बटे 6 भाग दे दो 133 में 6 का, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कितना बच गया, 1 बच गया। 1/6 कितना होता है 1.16। विक्रम मूल्य, प्रारंभिक विक्रम मूल्य क्या दे रखा था 19 रुपए, और 40% लाभ के बाद का विक्रम मूल्य कितना आ गया 22.16 रुपए। तो इनमें ये पूछ रहा है कि कितना बढ़ा दिया अपन ने, 19 रुपए से बढ़ के 22.16 हो गया, कितना बढ़ा ये अंतर पूछ रहा है। तो 22.16 में से आप 19 रुपए कम कर दो, कितना आया 3.16 रुपया, 3.16 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। अप्रोक्स वैल्यू लेनी थी, अपन ने 3.16 लिया, इसके आसपास की वैल्यू एक ही है 3.17। आई बात समझ में। प्रारंभिक विक्रम मूल्य 19 रुपए था, ठीक है, यहां से अपन ने क्रम मूल्य निकाल लिया, क्योंकि इस पर 20% का लाभ हो रहा है तो अपन ने क्रम मूल्य निकाल लिया। अब बोल रहा है कि 40% लाभ के बाद का विक्रम मूल्य, तो 40% लाभ के बाद का विक्रम मूल्य 22.16, तो कितना बढ़ा, यही पूछ रहा है कि विक्रम मूल्य को कितना बढ़ाएं कि 40% का लाभ हो, तो कितना बढ़ा 3.16 रुपया। आई बात समझ में। फंसना नहीं है, जैसा जैसा बोले वैसा करना है, और कुछ नहीं करना। 24, 36 और 60 का HCF ज्ञात करो। महत्तम समापवर्त्य पूछ रहा है 24, 36 और 60 कैसे निकालेंगे। कोई भी दो संख्याओं का अंतर ले लो, कितना आ रहा है भाई साहब 24 और 12, तो HCF क्या होगा 12। देखो 12 का भाग किस में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, 12 का भाग सभी संख्याओं में जा रहा है, मतलब HCF क्या हो गया 12। महत्तम अधिकतम कॉमन क्या आ गया 12। HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम जो भी कॉमन है गुणनखंड वो क्या है 12। 12 का भाग 24 में भी जा रहा है, 36 में भी जा रहा है और 60 में भी जा रहा है। अगर HCF 4 लेंगे तो 4 से बड़ी संख्या 12 है, इसलिए अधिकतम लेनी है, जो कॉमन हो अधिकतम संख्या वो लेनी है अपने। कोई भी इस प्रकार का HCF पूछे, दो संख्या है उनका डिफरेंस ले लो, फिर देखो आप किस डिफरेंस से जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, फिर इसको फिर से तोड़ो, छोटी संख्या करो, तो HCF इसके अंतर के आसपास की कोई संख्या होगी या उसका कोई गुणनखंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट। 30 छात्रों की एक कक्षा ने एक परीक्षा दी, 30 छात्रों की कोई कक्षा थी, उसने परीक्षा दी, 12 छात्रों के औसत अंक 80 है, तो 12 छात्रों के औसत अंक 80 है, तो टोटल अंक कितने हो गए 12 गुणा 80, और शेष छात्रों के शेष कितने बचे 18, 18 छात्रों के औसत अंक 70 है, तो टोटल 18 गुणा 70। ये टोटल 30 छात्रों के कुल अंक हो गए। पूछ क्या रहा है, कक्षा का औसत अंक पूछ रहा है, तो टोटल 30 का भाग दे दो। ठीक है, 12 को 80 से गुणा करोगे 960, और 18 को 70 से गुणा करोगे तो 1260। देखो 12 गुणा 8 कितना होता है 96, 96 को 10 से करो 960, 18 गुणा 7, 18 7 कितना होता है 126, 10 से गुणा कर दिया। नीचे भाग देना किसका 30 का, जोड़ो 0 6 से 12, 12 और 9 21 और 1 22, इसमें भाग देना किसका 30 का, तो 0 से 0 कट गया, 7 या 21 और 4 थी 12, एवरेज कितना आ गया 76, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में। ठीक है, आए हुए क्वेश्चन है MTS 2024 में, जो भी सामने आपके सामने जो भी क्वेश्चन दिखेगा, प्रैक्टिस सेट 5 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं 2024 MTS में। अच्छे क्वेश्चन है, इजी भी क्वेश्चन है, थोड़े कुछ क्वेश्चन 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे भी है जिसमें अपने को टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक है, बढ़े आगे की और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 725 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में 48 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की गति ज्ञात करें। स्पीड ज्ञात करेंगे, कैसे करेंगे, चाल यानी स्पीड बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, यहाँ दूरी क्या लेंगे टोटल लंबाई, कितनी है लंबाई भाई साहब, देखो 725 मीटर की तो क्या है रेलगाड़ी है, प्लस 235 मीटर की क्या है सुरंग है, तो दोनों को जोड़ दो, ये टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, और समय कितना लग रहा है 48 सेकंड का, ये मीटर में ये सेकंड में।
देखो 5 और 5 10, 5 और 5 10, 3 2 5 और 1 6, ठीक है, 7 और 2 9, 960 में 48 का भाग देना है तो कितना आया, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर पर हावर में दे रखी है, जबकि अपने निकाली है किसमें, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए अपने को गुणा करना पड़ेगा किससे, 18/5 से। 5 चौक 20, 18 गुणा 4 कितना, 72, 18 चौक 72 किलोमीटर पर हावर। ये लो आपके सामने किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड आ गई, ऑप्शन नंबर 2। आई बात समझ में? बढ़े आगे की और चले अगले क्वेश्चन की तरफ। ये लो अगला क्वेश्चन। दो बर्तनों ए और बी में स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना है। एक बर्तन है उसमें स्पिरिट और वाटर, इसका रेशियो कितना है, 3:4। ठीक है, दूसरे बर्तन में स्पिरिट और वही पानी, इसका अनुपात कितना है, इसको रेशियो में लिखता हूं मैं, 3:4 और 5:3। ठीक है, और कोई बर्तन सी में स्पिरिट और पानी का अनुपात 4:3 का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, यह पूछ रहा है। इन दोनों को मिलाकर एक नया मिश्रण सी तैयार कर रहे हैं जिसमें स्पिरिट और पानी का अनुपात कितना होना चाहिए भाई साहब, ये होना चाहिए 4:3। ये अनुपात प्राप्त करने के लिए दोनों को, कौन सा, बर्तन ए और बर्तन बी को किस अनुपात में मिलाए, ये पूछ रहा है। कैसे करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। देखो अब यहां से देखो, यहां स्पिरिट का रेशियो ले लेते हैं। स्पिरिट कितना है, 3 है, और टोटल में से स्पिरिट कितना है, इतना ले लेते हैं, क्योंकि सभी में एक कॉमन कर लो, या तो पानी के अनुसार काट लो या स्प्रिंग जो सॉरी स्पिरिट है उसके अनुसार अनुपात निकाल लेते हैं। एलिगेशन किस पे लगाए, तो देखो यहाँ स्पिरिट का रेशियो ले लेते हैं कितना, 3, टोटल कितना, 4 3 7 में, और यहाँ से स्पिरिट कितना है, यहाँ से बर्तन जो बी है इसमें स्पिरिट कितना है, 5, टोटल किसमें से, 8 में से। और निकालना स्पिरिट कितना आना चाहिए, स्पिरिट टोटल कितना आना चाहिए, 4, किसमें से, 4 3 7 में से। बर्तन एक में स्पिरिट का अनुपात कितना है, टोटल में से 3/7, बी में 5/8, और सी जो अपन को निकालना है उसमें कितना होना चाहिए, 4/7। एलिगेशन लगा देंगे, ए में 3/7, बी में कितना है, 5/8, और टोटल आना कितना चाहिए, 4/7। ठीक है, अब ये भिन्न में है, जो अपन एलिगेशन लगा रहे हैं, ये बी ए है और ये बी है, और ये कितना है, ये सी है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, मैं दोबारा लिख देता हूँ एक अच्छा सा प्यारा सा बना के। ए इसमें स्पिरिट का 3/7 है, बी में स्पिरिट कितना है, 5/8 है। ठीक है, दोनों को मिलाकर स्पिरिट का अनुपात 4/7 होना चाहिए। ठीक है, दोनों को मिलाकर स्प्लिट आना चाहिए 4/7, तो किस अनुपात में मिलाएं दोनों को कि 4/7 आ जाए। अब देखना एक बात को, या तो आप भिन्न से निकालो, कैसे निकालते हैं, बड़े वाले में से इसमें से ये घटाओ और इसमें से ये घटाओ, इसमें से ये घटाओ, या क्या करो, इस भिन्न को, जो भी भिन्न दे रखी है, इसको एक पूर्ण संख्या में बदल लेते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, 7 और 8 से गुणा कर देते हैं। 7 से गुणा करेंगे तो 7 7 कट जाएगा, 8 बचेगा, 8 से करेंगे तो 8 कट जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है, पूर्ण संख्या बनाने के लिए। अब देखो इधर देखना, इसको 7 गुणा 8 से गुणा करोगे इसको, तो 7 से 7 कट जाएगा, बचा गया 8, 8 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 24। तो ए में स्प्लिट 24। इसी प्रकार से बी में 8 से 8 कट जाएगा, 7 पंजे 35। ठीक है, अब बचा जो अपना टोटल सी है, इसमें स्प्लिट 4:7 है, इसको भी गुणा करो, 7 से 7 कट जाएगा, 8 चौक 32। एलिगेशन लगा दो, बड़े वाले में से छोटा गड़ा घटाओ, 32 में से 24 गए तो 8। ठीक है, 35 में से 32 गए तो कितना, 3, तो 3:8। किस अनुपात में मिलाएंगे, 3:8। ये याद न करके आप सीधा भी कर सकते हो, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दो, सीधा भी ला सकते हो, वही आएगा 3:8। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में? बहुत सारे तरीके हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए। बड़े आगे की ओर चले क्या आगे,
ये लो अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, क्या दे रखा है, ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ। 5 शहर दे रखे हैं, 5 विभिन्न शाखाओं की वास्तविक और लक्षित आय करोड़ों में दर्शा रखी है। 5 उद्योगों की जो अलग अलग शहरों में लगे हुए हैं, इस नागपुर में, पंजाब में, हैदराबाद, भुवनेश्वर और नासिक। ठीक है, पूछ क्या रहा है, सभी शाखाओं की कुल वास्तविक आय और लक्षित आय का अनुपात पूछ रहा है। वास्तविक आय व्हाइट में दे रखी है, अरे वास्तविक आय और इसमें करो लक्षित आय, करो इसको लक्षित आय, आय। ठीक है, वास्तविक आय व्हाइट में है और लक्षित आय रेड में दे रखी है। आय करोड़ों में है, 5 अलग अलग शाखाएं शहरों में, शाखाएं कौन कौन से शहरों में, नागपुर, पंजाब, हैदराबाद, भुवनेश्वर और नासिक। ठीक है, कुल आय का अनुपात पूछ रहा है। अब ना देखो, कुल आय वास्तविक आय टोटल कितनी हो गई भाई साहब, वास्तविक आय और लक्षित आय दोनों का वो क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, वास्तविक आय को टोटल करो, 20 और 25 कितना, 45, 45 और 30 कितना, 75, 75 और 45 कितना, ये हो गया 120, 120 और 40 कितना हो गया 160 रेशियो। ठीक है, अब लक्षित आय देखो, 15 और 30 कितना, 45, 45 और 30 75, 75 और 35 कितना होता है 110, 110 और 60 कितना होता है 170। रेशियो निकाल लो, 0 से 0 कट गया, कितना है 16:17। यही पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, बड़े आगे की और अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो बार ग्राफ के दे रखे हैं, पाई चार्ट के दे रखे हो, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। ठीक है, आप अपने को देख के लगता है कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितनी बड़ी लैंग्वेज ले रखी है। क्वेश्चन आसान होते हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत आसान, देखो आपके सामने कुछ नहीं करा अपन ने, केवल 2 स्टेप में निकाल दिया। ये तो मैं आपके लिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, आप करोगे तो सीधा देखोगे 0 से 0 कट जाएगी, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। आई बात समझ में, बड़े आगे की ओर। 32 महिलाओं के एक समूह का औसत आयु 60 वर्ष है और 40 पुरुषों के समूह की औसत आयु 33 वर्ष है। दोनों समूह की औसत आयु ज्ञात कीजिए, औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, 32 महिलाओं की समूह की औसत आयु कितनी है, 32 गुणा 60, टोटल आयु ये हो गई। और इसी प्रकार 40 पुरुषों की औसत आयु कितनी है 33, तो 40 गुणा 33, इसमें भाग कितने का देंगे, 32 महिलाएं प्लस 40 पुरुष, कितने हो गए टोटल 72। करो, 0 6 दूनी 12, 7 18 रे 19 प्लस 0 4 थी 12, 4 थी 12 रे 13, भाग दे दो 72 का। 0 2 दूनी 4, जोड़ लेते हैं, 0 2 और 2 और 2 4, 9 और 3 12, हासिल 1, 1 और 1 2 और 1 3, इसमें 72 का भाग दे देंगे। 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 9 अट्टे 72 और 9 ती 27, 9 छिकी 54, 360 में 8 का भाग दे दो, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, कितना है एवरेज 45 वर्ष। कितना आ गया औसत 45 वर्ष। कुछ नहीं करा अपन ने। औसत का मेन मतलब ही क्या होता है कि टोटल योग बटे संख्या, संख्या कितनी हो गई 32 और 40, 72 वो लिख दी। टोटल आयु का योग कितना हो गया, 32 महिलाओं की 60 है तो औसत 60 है, तो टोटल कितनी होगी 32 गुणा 60। इसी प्रकार से पुरुषों की 40 पुरुष है और इनकी एवरेज कितनी है 33 है, तो 40 गुणा 33, टोटल जोड़ना है, टोटल जोड़ दोनों को एक कंबाइंड कर लो, दोनों को कुल मिलाकर लिख लो, कितना आया 32 और 40 में 72 का भाग दे दिया, कितना आया 45। ठीक है, एक व्यक्ति समान दूरी क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। कुल जो समय लगता है 425 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहे हैं। मान लेते हैं कि डी दूरी किस हिसाब से 3 किलोमीटर प्रति घंटा, इसी प्रकार से अगली डी दूरी, समान दूरी है, सभी जो दूरियां हैं वो समान है, इसलिए अपन ने डी दूरी को ले ही क्या लिया, डी ले लिया। अगली वाली डी दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, अगली वाली डी दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से, और जो समय लिख रहा है वो कितना लग रहा है भाई साहब 425। मिनट में या घंटे में बदल लो। क्यों घंटे में बदला, क्योंकि जो स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, गति दे रखी है, वो किस में दे रखी है,
किलोमीटर पर हावर यानी घंटे में। तो इसलिए इस अपन ने क्या कर लिया, घंटे में बदल लिया। एलसीएम ले लो, डी कॉमन आ रहा है सभी में, डी कॉमन ले लो, एलसीएम ले लो, कितना आया, ये आ गया 8 या 24। ठीक है, यहाँ क्या बचा, 8 बच गया, यहाँ क्या बचा 6 और यहाँ 3। ठीक है, बराबर 5 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, 8 पंजे 40, 55 25 और 12 पंजे 60, ये 5 से कट गया। ठीक है, अब देखो जोड़ो सभी को, 8 और 6 14, 3 17 बटे 24 बराबर 85 बटे 12। ठीक है, काटो, 17 5 85, 12 दूना 24, तो 2 को उधर ले जाके d/2 है, 2 को उधर ले जाके 5 से गुणा करेंगे तो 10 किलोमीटर। अब देखो दूरी आ गई अपने पास कितनी, 10 किलोमीटर, दूरी आ गई 10 किलोमीटर, लेकिन किंतु परंतु बात यह है कि उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस जो उसने तय करी है वो कितनी है, डी यहां करी, डी यहां करी, डी यहां करी, तो कितनी कर ली, 3D, 3D, तो 3 गुणा डी कितना है 10, तो टोटल जो जिसके द्वारा डिस्टेंस तय की गई, टोटल डिस्टेंस वो कितनी आ गई, 3 गुणा 10 30 किलोमीटर, ये पूछ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कल प्रैक्टिस सेट किया था उसमें भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ये नहीं पूछ रहा कि उसके द्वारा तय की गई कुल टोटल जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो नहीं पूछा था उसमें, केवल ये पूछा था कि घर से और विद्यालय या ऑफिस के जाने के बीच की दूरी, वो पूछ रहा था, क्योंकि वो जाता था और वापस आता था एक, लेकिन यहाँ दूरी समान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल रखा कि आप केवल दो जो भी डेस्टिनेशन है, दो बिंदु उनके बीच की नहीं, टोटल उसके द्वारा तय की गई जो भी दूरी है वो पूछ रहा है। बढ़े आगे की ओर, ये लो कोई तालिका दे रखी है, 2007 से 2011 तक की 3 कंपनियां ABC, A, B और C। ठीक है, कंपनियों द्वारा निर्मित मोबाइल फोन की संख्या दर्शाई गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो मोबाइल फोन की संख्या दर्शा दी, 3 कंपनियां हैं और 2007 से 11 5 वर्ष के लिए 7 8 9 10 और 11। अब किस कंपनी ने, कौन सी कंपनी इन तीनों में से मिला के कौन सी कंपनी आ गई भाई साहब ऐसी कि इन तीनों में से कौन सी कंपनी है, किस कंपनी ने किस वर्ष में, कौन से वर्ष में, इन 5 वर्षों में से किस वर्ष में अन्य सभी कंपनियों की तुलना में सबसे अधिक मोबाइल फोन का निर्माण किया। जहां पर भी मोबाइल फोनों का निर्माण सबसे ज्यादा है ना, वो देख लो कहां पे ज्यादा है, देखो इनमें से कहां ज्यादा है, 2532 सबसे ज्यादा, यही लग रहा है मेरे को, यही दिख रहा है 2532। अगर इससे ज्यादा आप कहीं दिख रहा हो तो कमेंट में बता देना कि 2532 से भी ज्यादा इस टेबल में आपको दिख रहा है। यहाँ 2420 ही रह गए, जबकि यहाँ 2532 है। कौन सी कंपनी है, कंपनी ए, तो कंपनी ए कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है और 4 में। किस वर्ष, 2011 में, तो 2011 ऑप्शन नंबर 4। इसमें तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, फैन भी उठाने की जरूरत नहीं है, सीधा अपन तो माउस से क्लिक कर देना था। देखो कितना इजी आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, साधारण ब्याज की कितनी प्रतिशत दर पर, वार्षिक दर पर कितनी प्रतिशत पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, मतलब ब्याज की किस दर पर 760 की राशि 5 वर्ष में 1912 हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल है कितना, जितना दे रखा है, कितना दे रखा है भाई साहब 760, और ये राशि 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 912 हो जाती है। ठीक है, 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो जाती है, 912। तो कितने का ब्याज मिला, ब्याज कितने का मिला, ब्याज देखो कितना मिला, 40 800 और 900 करेंगे तो 140 और 12 152, 152 रुपये का ब्याज मिल गया 5 साल में, 5 साल में 152 रुपये का ब्याज मिल गया। तो देखो साधारण ब्याज निकालते कैसे, साधारण ब्याज बराबर 152 बराबर मूलधन कितना है 760 इंटू R/100 गुणा टाइम कितना है 5 साल। करो, 0 से 0 काट दो, 5 से ये 2 बार गया, 2 से ये कितना 38 गया। ठीक है, ये कितनी बार जा रहा है, ये 8 4 12, 3 बार ये चला गया।
सॉरी 4 बार चला गया। 152 में अगर 38 का भाग देंगे कितनी बार जा रहा है, ये जा रहा है 4 बार। तो आर परसेंट कितने आ गई, 4%। ये लो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। ब्याज की दर निकालनी है। ब्याज हो गया 152, मूलधन है 760 रुपए, ब्याज की दर आर निकालनी है और समय 5 वर्ष। आई बात समझ में, आयो का ही समझ में, बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। अब देखो कैसे निकालेंगे। रेलगाड़ी इधर जा रही है, ठीक है, ये क्या है, ट्रेन यानी रेलगाड़ी, ठीक है, और एक आदमी इसके विपरीत आ रहा है, मतलब इसके सामने आ रहा है, उसकी स्पीड क्या है, 4.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड एस है, ठीक है, दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी होगी, एस प्लस 4.5, ठीक है, बराबर ये हो गई क्या, चाल बराबर क्या होता है, दूरी। दूरी मतलब लंबाई, किसकी लंबाई, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये है 240 मीटर। और समय, आदमी को, इंसान को पार करने में कितना समय लग रहा है, 12 सेकंड। तो अपने पास स्पीड कितनी आ गई, ये टोटल मिला के स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अपने को इसको बदलना है किस में, किलोमीटर पर आवर में। क्यों, क्योंकि आदमी की स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, और रेलगाड़ी की चाल भी किस में पूछ रही है, वो भी भाई साहब 4 अपनी किलोमीटर पर आवर में। इसलिए अपने को भी इसको बदलना पड़ेगा किस में, किलोमीटर पर आवर में। 18/5 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आदमी की चाल और रेलगाड़ी की चाल दोनों मिलाकर कितनी आ गई, 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से रेलगाड़ी की निकाल लेंगे, 72 में से 4.5 घटा दो, ठीक है, 72 में से 4 घटाओ कितना आया, 68, 68 में 0.5 और घटा दो, कितना आएगा, 67.5, 67.5 किलोमीटर पर आवर विल बी द एवरेज, सॉरी विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये लो भाई साहब अंग्रेजी भी लो माड़ो साहब की। आई बात समझ में, कैसे निकालेंगे, ये कॉन्सेप्ट है इसका कि जब इस प्रकार का टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हो, ठीक है। अब देखो यहां दोनों एक ही दिशा में, सॉरी एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, मतलब ट्रेन इधर जा रही है तो आदमी इधर जाता है, ये मैन, ठीक है। एक दूसरे के विपरीत जाए, इधर ये ट्रेन इधर जाए, आदमी इधर जाए, एक दूसरे के उल्टी दिशाओं में जाए, तो स्पीड क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव कर लेंगे, बड़ी वाली स्पीड में से छोटी वाली स्पीड घटा देंगे। जब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो जोड़ लेंगे, क्योंकि जो सापेक्ष गति है वो जुड़ जाएगी। यहाँ पर विपरीत जा रहे हैं, यहाँ क्या जा रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में, चले आगे नेक्स्ट। ये लो अगला क्वेश्चन। 14 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोल गोलाकार कटोरे के अंदर और बाहर से पेंट किया जाए, मतलब एक अर्धगोला है, ये अर्धगोला है, कटोरा है, ठीक है, अर्धगोला है, कटोरा है, ये लो, ये लो अर्धगोला। अरे यार एक मिनट रुकना, ये लो, और इसकी त्रिज्या दे रखी है कितनी भाई साहब, इसका व्यास दे रखा है कितना, 14 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो गई, इसकी त्रिज्या हो गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर। अब देखना पूछ क्या रहा है कि इसको अंदर से और बाहर से पेंट करना है। पेंट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। क्यों, अर्धगोला है तो बाहर अपने को जो टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर वाला एरिया है, इससे मतलब नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपने को कर्व सरफेस एरिया कितना होता है, गोले का कितना होता है 4πr², तो अर्धगोले का कितना हो गया 2πr², ठीक है।
ये तो हो गया एक तरफ का बाहर का, लेकिन अपने को अंदर और बाहर दोनों तरफ पेंट करना है, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया भाई साहब, 4 पाई r²। ठीक है, ये कर्व सरफेस आ गया। कर्व सरफेस एरिया मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 × 22/7। त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो 7 × 7 काट दो। कितना आया, 88 × 7। ये कितना आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना इधर, ये अपने पास टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना है, 20 रुपया। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को एरिया को 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने का खर्च है भाई साहब 20 रुपया। 20 रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को खर्च करने, सॉरी पेंट करने का खर्च कितना हो जाएगा, 20 में 40, 1/2 रुपया, आधा रुपया। ठीक है, यहां अपने पास टोटल एरिया कितना है, 88 × 7। और इसका निकालना है क्या कि टोटल खर्च, इस एरिया को पेंट करने का टोटल खर्च कैसे निकालेंगे, 88 × 7, और सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब है आधा रुपया। कर दो, 88 में भाग दो 2 का कितना, 44। 44 को 7 से गुणा करो, 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 2 30, 308 रुपया। 308 रुपया, ऑप्शन नंबर 1। आई बात समझ में। अपने को टोटल खर्च निकालना है किसको, अर्धगोले को अंदर और बाहर से पेंट करने का टोटल खर्च कितना होगा। कर्व सरफेस एरिया कितना होगा अर्धगोले का, 2 पाई r²। लेकिन अपने को बाहर और अंदर मतलब 2 सरफेस हो गई, तो गुणा 2 कर दिया, 4 पाई r²। यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, यहां से निकाल लिया कर्व सरफेस एरिया। टोटल कितना होगा, 88 × 7। अब बोल रहा है कि 20 रुपए प्रति 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च 20 रुपया। तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को पेंट करने का खर्च कितना, आधा रुपया। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह आधा रुपया कर दिया। तो 44, 88 में 2 का भाग दिया, 44, 44 × 7 कितना, 308 रुपया अपना खर्च हो गया। आई बात समझ में। बढ़े आगे की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। 3 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर उधार ली गई 4000 की राशि पर साधारण ब्याज। कर लो, 4000 का कितना, 4 × 12% निकाल लो इसको। 0 से 0 गया, 12 चौक 48, 480 रुपया। 480 रुपया, इसमें तो कुछ ऐसा है ही नहीं। इसको तो आप भी कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट, किसी बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाती है, जिसके कारण नए बेलन का आयतन भी दोगुना हो जाता है। अब देखो, बेलन का आयतन क्या होता है, ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। ठीक है, क्या होगा आयतन, πr²h, πr²h। अब क्या बोल रहा है कि बेलन की त्रिज्या अब कितनी हो गई, अब जो भी बेलन है उसकी त्रिज्या कितनी हो गई, 2r हो गई, दोगुनी होगी। जिससे आयतन क्या हो गया, आयतन भी 2 गुना हो गया, मतलब 2v हो गया। पहले आयतन v था, v से आयतन क्या हो गया, πr²h। अब आयतन पहले के बजाय 2 गुना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अपन ने त्रिज्या को 2 गुना कर दिया। तो इसी फॉर्मूले में, और पूछ क्या रहा है कि नए बेलन की ऊंचाई, यहां से बेलन की ऊंचाई कितनी आ गई, h बराबर v/πr²। क्योंकि नए बेलन की ऊंचाई और पुराने बेलन की ऊंचाई की कितनी प्रतिशत होगी, दोनों में अगर रेशियो ले लेंगे या दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे तो अपने पास हाइट आ जाएगी। ये तो पुराने वाले बेलन की हाइट ऊंचाई है, नए बेलन की ऊंचाई कैसे निकालेंगे। अब v कितना है, यहाँ से 2v हो गया, क्योंकि बोल रहा है अगला कि जो आयतन है वो 2 गुना हो जाता है। कैसे हो जाता है, अगर अपन ने त्रिज्या को 2 गुना कर दिया तो पाई इंटू r की जगह अब 2r लेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4r² गुणा में h। ये h1 मान लेते हैं, h2 मान लेते हैं। h1 की वैल्यू अपने पास v/πr², और यहां से h2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर 2v/4πr²। ठीक है, 2 से कट रहा है, क्या आ जाएगी, v/2πr²। ये पहले वाले जो बेलन था पुराना वाला, उसका क्या है, उसकी ऊंचाई है। ये दूसरे वाले बेलन यानी नए वाले बेलन की ऊंचाई है। ठीक है, कुछ पता चल रहा है, क्या हो रहा है कि भाई साहब कम हो रही है, आधी कम हो गई, मतलब 50% कम हो गई। यहाँ इसमें 2 का भाग दे दोगे तो h2 आ रही है, मतलब 50% कम हो गई। ऑप्शन नंबर 4।
बढ़ नहीं रही। नए बेलन की ऊंचाई है ना पहले वाले की तुलना में 50% कम हो गई। देखो कैसे निकालेंगे, दोनों का अनुपात लो, पुराने वाले बेलन और नए वाले बेलन, ये पुराना है और ये नया है, दोनों की ऊंचाई का अनुपात लो तो कितना आएगा, वी अपॉन पाई आर स्क्वायर, रेशियो वी अपॉन 2 पाई r स्क्वायर। वी से वी गया, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, 1:1/2, मतलब 1 से आधी हो गई। नए बेलन की ऊंचाई पुराने बेलन की तुलना में पुराने बेलन की ऊंचाई से कितनी प्रतिशत रहेगी, पुराने बेलन का कितना प्रतिशत रहेगी, देखो आधी हो गई, 1 से आधी हो गई। तो नए बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, आधी, किससे, पुराने से, पुराने कितनी, 1 गुणा में 100, 100 में 2 का भाग दोगे तो 50%। यही तो बोल रहा था कि कितनी हो गई, आधी हो गई, पुराने की बजाय नए बेलन की ऊंचाई है वो आधी हो गई, मतलब 50% ही रह गई। ये था, आई बात समझ में। बढ़े आगे की और अगले क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 8 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य पूछ रहा है। पहली प्राकृतिक विषम संख्या क्या है, प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती, 1 से, पूर्ण संख्याएं 0 से, जबकि अपने को 1 से स्टार्ट करनी, 1 3 5 विषम संख्याएं लेनी है, 7 9 11 13 और 15, ये पहली है और ये कितनी है, 8वीं है। ठीक है, अब इनका माध्य निकालना है। तो जब क्रमागत चल रही हो ऐसी संख्याएं, क्रम के अनुसार चल रही हो, डिफरेंस सही हो, इन अगर देखो सब में अंतर 2 2 का है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, सभी में अंतर सही है, कितने का, 2 2 का है। इस प्रकार की जो भी क्रमागत संख्याएं, सम संख्याएं हो, विषम संख्याएं हो, तो क्या करेंगे माध्य निकालने के लिए, पहली वाली और आखिरी वाली संख्या को जोड़ दो, 1 + 15 और 2 का भाग दे दो, कितना आएगा, 15 और 1 16 में 2 का भाग दोगे तो 8, तो माध्य कितना हो गया, 8। नहीं, सभी को जोड़ो और 8 का भाग दो, इससे बजाय है पहली वाली और आखिरी वाली को जोड़ दो। ठीक है, ऐसे 8 नहीं, ऐसे पूछ लेता प्रथम 160 विषम संख्याओं का, तो भी अपन पहली वाली और आखिरी वाली संख्या को क्या कर लेते, दोनों को जोड़ के भाग दे दे किसका, 2 का, तो अपने पास औसत आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट, एक आदमी अपनी आय का 12% भोजन पर, मान लेते हैं कि आदमी की टोटल आय कितनी है, 100x है। अब उसमें से आय का 12% भोजन पर, भोजन पर कितना, भोजन पर आय का 12%, तो इसका 12% कितना, 12x। और बच्चों की शिक्षा पर, तो मैं शिक्षा ही कर लेता हूँ सीधा, शिक्षा पर कितना, 18%, इसका 18%। टोटल आय 100x है, उसमें 12% भोजन पर और 18% बच्चों की शिक्षा पर, तथा शेष राशि का, मतलब इन दोनों को जोड़ दो, कितना खर्च हो गया, पहले ही उसके पास 30x खर्च हो गया, 100x में से 30x खर्च कर दिया कहाँ, 30x में से 12x भोजन पर, 18x शिक्षा पर, तो बचा कितना, शेष कितना बचा, शेष बच गया उसके पास, 100x में से 30x गया तो 70x। अब बोल रहा है कि शेष, जो भी शेष बचा है, शेष का 70% मकान के किराए पर खर्च करता है, मतलब 70x का 70%, किराए पर कितना खर्च कर रहा है, 70x का 70%। 1 0 से 1 0 गई, मतलब 2 0 से 2 0 गई, एक ये वाली 0 एक ये वाली 0, कितना, 49x, ये किराए पर खर्च कर दिया। बचा था 70x, 70x में से 49x किराए पर खर्च कर दिया, तो अब कितना बचा, अंत में शेष कितना बचा, शेष अब कितना बचा, 70x में से 49x गए तो 81x, ये अपने पास शेष बच गया। पूछ क्या रहा है, उसकी आय का कितना प्रतिशत उसके पास शेष रहता है, कितना रहता है, 21x, शेष कितना बता, 21x, किसका, टोटल आय का, टोटल आय कितनी है, 100x गुणा 100, x से x किया, 2 0 से 2 0 गई, 21%, 21% ऑप्शन नंबर 3। आया ना, सॉल्यूशन आपके सामने। ऐसा नहीं करना है, आपको देखना है क्या पूछ रहा है कि टोटल आय, देखो माइंड करोगे, माइंड में करोगे तो 12 और 18 कितना, 30%, 100% में से 30% गया, कितना बचा, 70, 70 का 70% मतलब 49%,
49% खर्च कर दिया, बचा क्या? 70 में से 49 गया तो 21। ये और यही देखना है। ठीक है, अगर आपने आई 100x ले रखी है और 21 बचा रहे हो तो फिर तो अपने को ये करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 21 पे टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ ऐसे। ये लो अगला क्वेश्चन। धातु की एक शीट से, कोई धातु की एक शीट है, उसे क्या करना है? उसे अपने को बनाना है क्या? 280 सेंटीमीटर ऊंचाई और 70 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या का एक बंद बेलनाकार टैंक बनाया जाना है। इसके लिए मीटर स्क्वायर में कितनी शीट की आवश्यकता होगी ये देखना है। तो ये बेलनाकार टैंक ये लो बना दो, जिसकी ऊंचाई 280 सेंटीमीटर और त्रिज्या कितनी है? 70 सेंटीमीटर। बंद बेलनाकार बोल रहा है कि बंद बेलनाकार टैंक बनाया जाना है। इसका मतलब अपन लेंगे टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 2πr/h। ये तो कर्व सरफेस एरिया हो गया, और ऊपर नीचे दोनों के सर्कल के स्क्वायर का योग कर लेंगे तो 2πr²। ठीक है, 2πr, इसको एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाता है? देखो 2πr कॉमन आ गया, प्लस h+r। ठीक है, रखो, वैल्यू रख देते हैं। कितनी आ गई? 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है? 70, गुणा ऊंचाई और त्रिज्या दोनों को जोड़ दो तो 350। ठीक है, करो कैलकुलेशन, काटा करो, 7 से 7 गया, और ये कितना हो गया? 44। 22 दूना 44 गुणा 350, 350 नहीं 3500, एक जीरो यहाँ कर भी की बच गई। करो गुणा करो तो 2 जीरो, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो 140, जीरो हासिल 14, हासिल 14। ठीक है, फिर 140 और 14 कितना? 154, 154। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। ये किस में हो गया? सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्यों? क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर में और त्रिज्या सेंटीमीटर में। पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में कितना होना चाहिए। तो आपको पता है कि 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। यहाँ स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, तो 1 मीटर स्क्वायर बराबर कितने हो जाएंगे भाई साहब? 100 गुणा 100 मतलब 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने को मीटर, यहाँ मीटर लाना है। क्यों? पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में कितनी सीट की आवश्यकता होगी इनमें से। तो देखो, सेंटीमीटर स्क्वायर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? 1 मीटर स्क्वायर बटे 10,000। तो 10,000 का भाग दे दो इसमें, 10,000 का भाग दे देंगे इसमें, 10,000 का भाग दे दो, क्योंकि मीटर स्क्वायर में चाहिए अपने को। तो 3 जीरो से 3 जीरो गई, 10 का भाग और दे दो तो 15.4 मीटर स्क्वायर। ये कट जाएगा, 15.4 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर में निकालने के लिए अपन ने ऐसा करा है। अपन ने यहाँ क्या करा? बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या करा? टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना आया? 15,000, कितना? 1,54,000, सॉरी 1,54,000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब पूछ रहा है कि मीटर स्क्वायर में बता दो। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर भी लेना है। क्यों? सेंटीमीटर स्क्वायर से मतलब है 1 मीटर स्क्वायर बराबर 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से 10,000 का भाग दे दिया, मीटर में निकाल लिया। बस यही पूछना था, यही निकालना था, यही पूछ रहा था अपने को। अगला क्वेश्चन, 40 kg, 49 kg, 56 kg, 66 kg और 37 kg वजन वाले 5 सदस्यों के एक परिवार का औसत निकालना है। टोटल को जोड़ के 5 का भाग दे देना। क्यों? 5 सदस्य हैं। करो, मान लेते हैं मैं एवरेज क्या मान लूँ? 50 मान लेता हूँ। औसत ही क्या मान लूँ कि 50 औसत है। अब देखो, 50 से कितना कम? 10 कम, 50 से 1 कम, 50 से 6 ज़्यादा, 50 से ये 16 ज़्यादा, और 50 से ये 13 कम। और इसी को कितने सदस्य हैं? 5 में डिवाइड कर दो। 50 प्लस 10 और 1, माइनस वाले एक साथ कर लेते हैं। 10 और 11, 11 और 13 कितना? -24, -24 प्लस 16 से 22 बटे 5। ठीक है, 50 प्लस कितना बचा? -2, 24 में से 22 गए तो -2 बटे 5। मतलब 50 में से अपने को 2 बटे 5 कम करना है, कम करना है। 50 में से 2 बटे 5, 2 बटे 5 का मतलब 0.4। 2 में 5 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 0.4। 50 में से 0.4 कम करोगे कितना आएगा भाई साहब? 49.6।
एवरेज कितना आ गया 49.6। ये तरीका अगर आपको समझ में नहीं आता है, ठीक है, तो क्या करोगे, सभी को जोड़ के 5 का भाग दे दो, उत्तर सेम आएगा। तरीके, जीवन में तरीके बहुत हैं, ठीक है, लेकिन जो रास्ता है वो सेम होना चाहिए, जो मंजिल है वो सेम होनी चाहिए, इसलिए आंसर सेम आएगा, तरीका कोई सा ही लगाओ, ठीक है। नेक्स्ट, एक आदमी ने 10,000 में एक बैल और एक गाड़ी खरीदी। बैल कितने में खरीदा नहीं पता, लेकिन टोटल दोनों को खरीदने में कितना रुपया लगा, 10,000 रुपया। उसने बैल को 30% के लाभ पर और गाड़ी को 20% की हानि पर बेच दिया। इस प्रकार कुल मिलाकर 2% का लाभ हुआ। बैल का क्रम मूल्य ज्ञात करो। एलिगेशन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, मान लेते हैं, मानो मत, बैल और गाड़ी, बैल को किस लाभ पर, 30% के लाभ पर, तो +30 कर लो, और गाड़ी को 20% की हानि पर तो -20% कर लो। टोटल मिलाकर 2% का, तो 2% बीच में कर लो, वो भी लाभ हो रहा है मतलब प्लस कर लिया। एलिगेशन लगा लो। इसमें अगर एलिगेशन लगा देंगे तो क्रम मूल्य का अनुपात आ जाएगा। लगाओ, बड़े वाले में से छोटा घटाओ, 2 में से 20 गया तो 22 रेशियो, और 30 में से 2 गया तो 28, 2 से कट रहा है 11:14। मतलब बैल और गाड़ी के क्रम मूल्य का अनुपात आ गया। एलिगेशन लगाते कितना, 11:14। टोटल कितना आ गया, 11:14। दोनों का क्रम मूल्य का अनुपात आ गया। क्रम मूल्य मतलब खरीदने का अनुपात, बैल को 11 में और गाड़ी को 14 में खरीदा। एक्चुअल में कितना दे रखा है, 10,000 में। बैल का पूछ रहा है, तो बैल को खरीदने में 11 यूनिट, टोटल 11 और 14 25, और खरीदा एक्चुअल में कितने खरीदा है, 10,000 में, तो 10,000 से गुणा कर दो। 25 से काटोगे तो कितना, 400 से, 400 को 11 से गुणा करोगे तो 4400। मतलब बैल को खरीदने में कितना रुपए लगाया, बैल का क्रम मूल्य कितना है, 4400 रुपये। आई बात समझ में, ठीक है। ये थे आपके क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेट 5। अच्छे क्वेश्चन थे, शानदार जानदार वाले आए हुए क्वेश्चन सारे। अब आपको लगा हुआ कि लगभग 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें अपन फंस सकते हैं, लेकिन बाकी के क्वेश्चन आसान थे, करने लायक थे, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ना शेयर करा करो दोस्तों के साथ, कि इस प्रकार से कोई कोस्मो एकेडमी लाइए, आइए मार्केट में, जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आप हमारे को सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो को शेयर करा करो दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक किया करो, ठीक है। चलो, करते रहिए अपनी तैयारी, हंसते रहिए, खुश रहिए, मजबूत बनते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। धन्यवाद सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।